प्रसाद कोहली। आज बात करेंगे मानव भूगोल के स्कोप के बारे में, यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कुछ मानव भूगोल शास्त्रियों ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया। इसमें से जिन ब्रूस 1972, एल्सवर्थ हंटिंगटन 1959, A.V. पार्पिलो 1986 द्वारा इस कार्य को किया गया था। उसके बाद यदि हम ढंग से अध्ययन करें तो मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत व्यापक है। इसको 7 मुख्य बिंदुओं को में बांट के समझा जा सकता है। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को जब हम 7 बिंदुओं में बांट के समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको यह समझ लेना चाहिए कि मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है मानव से संबंधित है और उसके पर्यावरण समायोजन तथा मानव के पर्यावरण समायोजन के साथ साथ मानव के स्थानीय विश्लेषण का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो यानी कि मानव भूगोल अपनी अप्रोच में यानी कि अपने स्कोप में स्थानीय विश्लेषण को ध्यान रखते हुए मानव के प्राकृतिक समायोजन का अध्ययन करता है। इसी के साथ जब मानव भूगोल में हम बात कर रहे होते हैं मानव प्रजाति की, तो हमें यह देखना होता है कि मानव भूगोल जो है मानव का क्रम विकास किस प्रकार से हुआ है। तो आज की कक्षा में हम यही बात करने वाले हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो देखिए, अध्ययन क्षेत्र में 7 ये मुख्य बिंदु है कि मानव भूगोल अपने अध्ययन में क्या क्या करता है, उसका क्या क्या कार्य है, मानव भूगोल अपने सिद्धांतों में क्या क्या प्रतिपादित करने का प्रयास करता है, किन किन विषयों को पढ़ने और समझने का प्रयास करता है। तो मानव भूगोल का पहला अध्ययन क्षेत्र है मानव समाज जो है, मानव जाति का क्रम विकास का अध्ययन करना। देखिए, मानव का जो क्रम विकास है होमो इरेक्टस, नींडरथल और होमो सैपियन के रूप में विकसित हुआ है। मानव जो है वन मानुष से विकसित हुआ है। तो मानव के जो मानव की जो क्रम विकास की जो ये यात्रा रही है उसका जो स्थानीय वितरण है, उसका भौगोलिक फैलाव किस तरीके से देखा जाता है, कहाँ से प्रमाण मिलते हैं मानव के इस ह्यूमन स्पीसीज के, वो जानना मानव भूगोल का मुख्य कर्तव्य है। दूसरा, मानव भूगोल जब मानव के क्रम विकास के बारे में बात करता है तो मानव भूगोल इसके जो क्रम विकास है, मानव के जो क्रम विकास है उसका किस प्रकार से विभिन्न मानव निर्जातीय समूह में विकास हुआ, इसका अध्ययन करना भी मानव भूगोल का परम कर्तव्य है। यानी कि मानव भूगोल मानव के विभिन्न निर्जातीय समूह, विभिन्न रेस जिसे बोलते हैं हम रेस या मानव प्रजातियों का अध्ययन है। इसके अंदर मानव भूगोल निग्रिटो, नीग्रो और ऑस्ट्रोलाइट्स, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, काकेसाइड, नॉर्डिक, डेनेरिक, ठीक है, और इसके साथ साथ मंगोल प्रजातियों का भी अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल कुल मिला के प्रथम जो उसकी सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी में जो पहला जानने का प्रयास करता है मानव और मानव की प्रजातियों के बारे में जानने का प्रयास करता है मानव भूगोल, और उसके क्रम विकास को समझने का प्रयास करता है। इसीलिए आपने देखा होगा मानव भूगोल की जो पहली किताब होती है, प्रत्येक किताब होती है, उसमें मानव के क्रम विकास और मानव के ओरिजिन के बारे में बात किया जाता है। दूसरे अध्याय में जब मानव भूगोल जो है अपने अध्ययन क्षेत्र में क्या प्रयास करता है, मानव भूगोल मानव अधिवासों का अध्ययन है। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं जब मानव अधिवासों की बात होती है तो कई बार हम ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों की बात करने के बाद रुक जाते हैं, परंतु मानव भूगोल का यहाँ पे जो कर्तव्य होता है, मानव भूगोल ना ही केवल ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का अध्ययन है, इसके अतिरिक्त मानव भूगोल चलवासी जो मानव होते हैं, बंजारे जो होते हैं, नोमैड्स जो होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु प्रवास करते हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने मवेशियों के साथ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते हैं, उनके प्राकृतिक आवासों यानी कि हैबिटाट्स, ट्राइबल हैबिटाट्स का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल अपने अध्ययन में चलवासी अधिवास का भी अध्ययन करता है। मानव भूगोल अपने अधिवासों के अध्ययन में आदिवासी समाज यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज के जो अधिवास है, उनके जो परिवेश है, उनको जानने का भी प्रयास करता है। और इसके बाद ही मानव भूगोल जो है मानव के ग्रामीण नगरीय अधिवासों में उसके अधिवास यानी कि सेटलमेंट्स यानी कि उसके रहने की जगहों को अध्ययन करता है। और इसके तहत मानव भूगोल ग्रामों का अध्ययन करता है, कस्बों का अध्ययन करता है, छोटे नगरों का अध्ययन करता है, महानगरों का अध्ययन करता है और मेट्रो सिटीज का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल का जो दूसरा कर्तव्य है, मानव भूगोल का जो है अधिवासों का अध्ययन करना है। तीसरा अध्ययन का जो क्षेत्र है मानव भूगोल का, वो मानव जननांकिकी का अध्ययन करना मानव भूगोल का तीसरा कार्य है, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जनसांख्यिकी के बारे में जानना।
यानी कि नर नारी अनुपात, वहां पे जनसंख्या में कितने आयु वर्ग के लोग कितने हैं, जनसंख्या में कितने लोग जो है किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस धर्म जनसंख्या में जो है जो लोग हैं कितनी कौन सी भाषा वर्ग को फॉलो करते हैं, कौन सी जाति से संबंधित हैं, कौन सी प्रादेशिक अस्मिता से संबंधित है, इन सब का अध्ययन करना मानव भूगोल का परम कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र एक और भी है कि किसी भी स्थान, प्रदेश या फिर एरिया की जनसंख्या वृद्धि को समझने का प्रयास भी मानव भूगोल करता है, वहां की ऑप्टिमम पॉपुलेशन को समझने का प्रयास करता है, वहां पे सभी प्रकार के प्रवासों यानी कि माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन को स्टडी करना भी मानव भूगोल का अध्ययन है। तो इसी कारण जो मानव भूगोल की जो थ्योरी है, वहां पे हम जब मानव भूगोल के जननांकिकी को मान के अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे हम मानव भूगोल को पॉपुलेशन ज्योग्राफी के रूप में अध्ययन करते हैं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है जो कि मानव भूगोल के जननांकिकी विषय से संबंधित है। तो अधिवास भूगोल यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि अधिवास भूगोल और नगरीय भूगोल जो है मानव के अधिवासों से संबंधित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत सामाजिक भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मानव भूगोल का जो चौथा अध्ययन क्षेत्र है, जो चौथा स्कोप है मानव भूगोल का, वह है मानव के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का अध्ययन करना। और मानव के सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कौन कौन से हैं? देखिए, मानव के जो रीति रिवाज हैं, उसकी परंपराएं हैं, उसके अनुष्ठान है, उसकी मान्यताएं हैं, उसकी प्रकृति के प्रति जो समर्पण है, उसके प्रति प्रकृति के प्रति उसकी जो सोच है, उसको अध्ययन करना ही मानव का जो है मानव भूगोल का परम कर्तव्य है। इसके अंदर मानव की धार्मिक मान्यताओं को भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है और तथा धार्मिक मान्यताओं के ऊपर भौगोलिक प्रभाव का भी अध्ययन करा जाता है कि कौन से तीज त्योहार किस भौगोलिक परिस्थितियों का कारक है। तो कई बार वैज्ञानिकों द्वारा बोला जाता है, समाज वैज्ञानिकों द्वारा, कि जो हमारे होली और दिवाली जो फेस्टिवल है वो एक क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि जब ऋतु में फसल कट के आ जाती है तो हम वो त्योहार मनाते हैं। तो मानव भूगोल ये जानने का प्रयास करता है कि भूगोल का किस हद तक मनुष्य की मान्यता, धर्म और उसके आध्यात्म पर प्रभाव है। चौथे के बाद हम अगर पांचवा स्कोप देखें मानव भूगोल का जो चौथा स्कोप है, मानव के संसाधनों का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत मानव के जो संसाधन है, जैसे मानव संसाधन हो गया, खनिज संसाधन हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गए, और तथा इसके अतिरिक्त मानव का जो लैंड यूज है, उसका भूमि उपयोग है कि मानव अपने भूमि उपयोग को किस प्रकार से करता है। यदि हम भूमि उपयोग को समझना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा हमें कि नगरों के आसपास किस प्रकार का भूमि उपयोग होता है। हम देखते हैं कि कुछ भूमि का उपयोग हम वन क्षेत्र या प्रकृति संरक्षण के लिए करते हैं, तो कुछ भूमि का प्रयोग हम संस्थागत विकास के लिए करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल, इन इत्यादि बिल्डिंग वहां पे खोलते हैं। जबकि कुछ लैंड का प्रयोग जो है हम जो है रिहाइश के लिए यानी कि मानव अधिवास यानी कि मनुष्य के रहने के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए करते हैं। जबकि अतिरिक्त जो लैंड जो बच जाता है उसका हम प्रयोग जो करते हैं मुख्य रूप से कृषि उत्पादन के लिए, औद्योगिकरण के लिए करते हैं। कृषि उत्पादन तो मनुष्य अपनी विकास, अपनी सोच और अपने सभ्यता के स्तर के आधार पर अपने लैंड यूज का प्रयोग करता है, अपने भूमि उपयोग का प्रयोग करता है। तो भूमि भी एक संसाधन है, जल भी एक संसाधन है, खनिज भी एक संसाधन है और अयस्क भी एक संसाधन है। तो मानव के संसाधन उपयोग का अध्ययन करना यानी कि ह्यूमन के रिसोर्स यूटिलाइजेशन का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का अगला विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल का जब हम अध्ययन क्षेत्र मानव संसाधन मान लेते हैं तो इसके अंदर संसाधन भूगोल का उत्पत्ति होती है। संसाधन भूगोल भूगोल तो संसाधन भूगोल मानव भूगोल का एक अलग विषय है, जो संसाधन भूगोल संसाधनों के अध्ययन से संबंधित है। अगर हम उद्देश्य है मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना, यानी कि मानव की आर्थिक क्रियाओं पे भौगोलिक कारकों का अध्ययन करना। और मानव की आर्थिक कारक क्रियाओं पे भौगोलिक कारक इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। हमें पता है कृषि, उद्योग, वाणिज्य और उत्पादन सभी मौसमीय परिस्थितियों के जनक हैं। जैसे कि कृषि जो है, भारत में कृषि जो है मानसून काल में ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। अच्छी कृषि नदी घाटी क्षेत्र और सपाट मैदानों पर देखने को मिलती है। जबकि आर्थिक क्रियाओं पे भौगोलिक कारकों के प्रभाव को समझना है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक जो मध्य पूर्व में स्वेज कैनाल का निर्माण नहीं हुआ था, स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तो भारत और मध्य पूर्व एशिया के जितने भी व्यापारी हैं वो जो है अपना व्यापार जो है
अफ्रीका से होते हुए यूरोप के लिए करते थे, परंतु जैसे ही स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ तो अरब सागर जो है भूमध्य सागर से जुड़ गया। अब अरब सागर जब भूमध्य सागर से जुड़ गया तो भारत के जो पूर्वी व्यापारिक केंद्र था यानी कि कोलकाता, उसका महत्व धीरे धीरे कम होता चले गया और भारत का पश्चिमी व्यापारिक केंद्र जैसे मुंबई और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र ज्यादा व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने लग गए। तो अधिकांश व्यापार जो है पूर्व से पश्चिम तक शिफ्ट हो गए, यानी कि एक छोटे से भौगोलिक परिवर्तन ने भारत में जनसंख्या, वाणिज्य और व्यापार के पैटर्न्स को चेंज कर दिया। तो आर्थिक क्रियाओं पर भौगोलिक कारकों का स्पष्ट प्रमाण देखा जा सकता है, प्रभाव देखा जा सकता है। तो ठीक है, तो भूगोल, मानव भूगोल का जो कार्य है, परम कर्तव्य है, उसका उद्देश्य है, उसका स्कोप जो है मानव की आर्थिक क्रियाओं पर उसके भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन करना। इसके बाद जो सातवां मानव भूगोल का जो स्कोप है, उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? मानव के राजनीतिक निर्णयों पर, मानव के राजनीतिक या भू राजनीतिक निर्णयों पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर उसके भौगोलिक कारकों का प्रभाव का अध्ययन करना। जैसे कि क्या भौगोलिक कारक राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, भौगोलिक कारक किसी भी देश के राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक तथ्य किसी भी देश के राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या भू राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि भारत और चाइना के बीच में बहती ब्रह्मपुत्र नदी, अभी चाइना ने डिसीजन लिया कि वो ब्रह्मपुत्र नदी में बांध बनाएगा, इससे भारत बहुत चिंतित है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, हमारे हिमालय पर्वत, उच्च हिमालय पर्वत जो है राजनीति का केंद्र बना हुआ है भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि कोई भौगोलिक तथ्य या फिर भौगोलिक कारक किसी देश की भू राजनीति, पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति उसके अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है, उसकी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करती है। तो भौगोलिक स्थिति का राजनीतिक कारकों पर प्रभाव का अध्ययन ही मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो देखिए, अब कमोबेश ये जो 7 जो बिंदु है, ये पूर्ण रूप से मानव भूगोल की स्कोप को डिफाइन करते हैं। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मानव भूगोल के प्रकृति अलग चीज है, स्कोप अलग चीज है, उसकी प्रकृति और विषय वस्तु दोनों अलग अलग चीज है। इसके पहले मैं वीडियो लॉन्च कर चुका हूं, तो जब भी मानव भूगोल के स्कोप की बात आएगी, आपको नहीं भूलना है कि मानव भूगोल के स्कोप क्या है। मानव के क्रम विकास का अध्ययन करना, मानव के अधिवास का अध्ययन करना, मानवीय जननांगिकी का अध्ययन करना, मानव के संसाधनों को, संस्कृति को, आर्थिक क्रियाओं और मानव के राजनीतिक निर्णयों पर भौगोलिक कारकों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।